हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का विज्ञान विषय का सॉल्यूशन। तो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में विज्ञान में आपका जो विज्ञान की किताब है उसके चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। और अन्य सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या फिर डायरेक्ट आप प्ले लिस्ट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पाठ का नाम है भोजन के घटक। देखिए बच्चों, देखिए एक्चुअली में क्या है कि भोजन जो हम लेते हैं ना, ग्रहण करते हैं, एक्चुअली में हमें उससे केवल हमारी भूख ही नहीं मिटती, बल्कि हमारे शरीर में जो डेवलपमेंट होता है वो उसी भोजन की वजह से होता है। ठीक है, उसमें कई चीज़ें रहती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुआ, प्रोटीन हुआ, विटामिन और खनिज। इन सभी की मदद से जो भोजन में उपस्थित रहते हैं, ये सभी जो है हमारी बॉडी को विकसित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, अगला है प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। तो देखो बच्चों, क्योंकि प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए होती है। अगला है आहारी रेशे या रुक्षांश जे कहते हैं मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो आहारी रेशे के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। वह हमारे बचे भोजन को बाहर निकालने में शरीर की सहायता करते हैं। किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है। तो देखो बच्चों, क्योंकि तेल की बूंद में वसा उपस्थित होता है और इस डिब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, अगला चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो पेज नंबर है आपका 4, और नेक्स्ट पेज पर आपको जो है दिया गया क्या, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोतों का चित्र बनाकर उनके सामने लिखें। इस चित्र को मैं आपको वीडियो के सबसे लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। और वीडियो के सबसे लास्ट में मैं आपका ये वाला चित्र जो है बताऊंगा। नेक्स्ट चित्र को भी सबसे वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी जो आपका रिटन वर्क है उसको कंप्लीट हो जाने दीजिए। अब अभावजन्य रोग किसे कहते हैं। तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव, मतलब जो पोषक तत्व होते हैं शरीर के, जो उनको ना मिलने के कारण जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं ना, उनको बोलते हैं अभावजन्य रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो पेज नंबर क्या है, 5। पेज नंबर 5, जी हाँ। तो देखो, संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। तो बच्चों, इसका सही आंसर है संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसकी कमी से व्यक्ति कई बीमारियों से ग्रसित हो सकता है, इसकी कमी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन और विटामिन खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, इनके लक्षण भी बताइए। तो विटामिन ए दृष्टिहीनता, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी और विटामिन डी रिकेट्स। ठीक है, इनकी इनकी बिना ए रोग हो जाते हैं। उनके लक्षण क्या है, दृष्टि का कमजोर होना, काम करने की ऊर्जा की कमी, मसूड़ों से खून निकलना और हड्डियों का कमजोर होना विटामिन डी की सहायता से, विटामिन डी की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा कि खाद्य पदार्थों में प्रोटीन का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। तो बच्चों, प्रोटीन का परीक्षण देखो किस प्रकार से किया जाता है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ को थोड़ी सी मात्रा ली जाती है। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें। 10 बूंद जल डालकर परख नली को अच्छी तरह से हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन मिलाएं। इसके बाद यदि विलयन का रंग बैगनी हो गया तो पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोटीन की उपस्थिति का जायजा कर सकते हैं, ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं। तो वे तंतु जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वे प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। कुछ वस्तुओं जैसे सूत, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। अगला है कपास ऊठना प्रक्रिया, समझाइए। तो बच्चों, जब कपास से हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है और इसके बाद कपास के बीजों को कंकनन द्वारा पृथक किया जाता है, इस प्रक्रिया को कपास ऊठना विधि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पटसन तंतु की खेती किस ऋतु में भारत के किस प्रदेश में की जाती है। तो बच्चों, पटसन तंतु की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। यह भारत के प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल तथा बिहार और असम में उगाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आपका पेज नंबर 8 है। कताई का कार्य किस प्रकार किया जाता है। तो बच्चों, कताई के लिए सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तांगा बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्या है, संश्लिष्ट
तंतु किन पदार्थों से मिलकर बनता है? तो संश्लिष्ट तंतु का निर्माण रासायनिक पदार्थों से होता है। पॉलिएस्टर, नायलॉन संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कपास पादप तथा पटसन पादप में दो अंतर बताइए। तो कपास को खेतों में उगाया जाता है, जबकि पटसन तंतु को पटसन पादपों के तने से प्राप्त किया जाता है। कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है, जबकि पटसन के लिए काली मिट्टी का होना जरूरी नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर है आपका 9। पेज नंबर 9, निम्न में से प्राकृतिक और संश्लिष्ट तंतु छांट कर लिखिए। पॉलिएस्टर, ऊन, नायलॉन और रेशम और कपास। इनमें से प्राकृतिक तंतु हैं ऊन, रेशम और कपास। पॉलिएस्टर, एक्रिलिक जैसे जो तंतु हैं वो संश्लिष्ट या फिर इनको सिंथेटिक भी बोलते हैं, मानव निर्मित। अगला है कताई के लिए कौन सी सरल युक्तियों का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। लेकिन बृहद पैमाने पर तारों की कताई, तागों तागों लिखा है इधर, ठीक है, तागों की कताई के कार्य मशीनों की सहायता से ही किया जाता है। और कताई के बाद तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आप खुद मैनेज करना है, ठीक है, आपको इतना तो होना ही चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 10 है तागे से वस्त्र बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो तागे से वस्त्र बनाने की प्रमुख विधि है बुनाई। इस विधि से वस्त्र तागों की दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागों की दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया ही बुनाई कहलाती है। अगला है प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करते थे? तो देखो, पूर्व के कई प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल के लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों या फिर जंतुओं के चर्म और समूह से अब चमड़ी, जंतुओं की इधर क्या है, चमड़ी है, ठीक है, तो चर्म भी लिख सकते हैं आप, चर्म, ठीक है, जंतुओं की चर्म और समूह से अपने शरीर को ढकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर है 11। पेज नंबर 11, हाँ ठीक है। तो देखो, चैप्टर नंबर 4, पाठ का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो देखो, पदार्थों को समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा उनके इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्न का आकलन करना सुविधाजनक बन जाता है। अगला है दुकानों में रखी बोतलें कांच के पदार्थों से क्यों बनाई जाती हैं? तो देखो बच्चों, दुकानों में रखी बोतलें कांच के पदार्थ से इसलिए बनाई जाती हैं ताकि उस डिब्बे में रखी वस्तु आसानी से उपभोक्ता को दिख सके। समान पदार्थ से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए। जैसे लकड़ी से कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी। कागज से बनती हैं पुस्तकें, कॉपी, समाचार पत्र। चमड़ा से बनता है बेल्ट, जूते, चप्पल। प्लास्टिक से खिलौने, डिब्बे। और रुई से बनते हैं तकिया और गद्दे। ओके, अगला चलते हैं नेक्स्ट। देखो, पेज नंबर 11 हो गया 12। ठीक है, अगला क्या है, पदार्थ को किस आधार पर समूह में बांटा जाता है? तो देखो बच्चों, पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा गया है। अगला क्या है, कोमल या कठोर पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो जब हम किसी पदार्थ को अपने हाथों से दबाते हैं तो जो पदार्थ आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं वे पदार्थ कोमल होते हैं, और जबकि जिन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता वे पदार्थ कठोर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चमकदार है ना, जो पदार्थ होते हैं वे अपनी चमक खो देते हैं, क्यों? ठीक है, तो चमकदार पदार्थ वायु तथा नमी के कारण क्रियाओं द्वारा कई बार अपनी चमक खो देते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना आदि चमकदार पदार्थ के उदाहरण हैं। और देखा होगा आपने, लोहे में जंग लग जाती है तो वो अपनी चमक खो देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रव जल के रूप में मिश्रित है या नहीं? सिरका पूर्ण रूप से जल में मिश्रित हो सकता है, ठीक है, मिल जाता है, घुल जाता है। नींबू का रस भी पूर्ण रूप से, सरसों का तेल देखा होगा, अगर आप पानी में मिलाएंगे तो आपका मिश्रण नहीं होगा। नारियल का तेल मिश्रण नहीं होगा, और केरोसिन का तेल भी मिश्रित नहीं होगा। आइए चलते हैं पेज नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो है बताया गया है कि नमक जो है पूर्ण रूप से जल में लुप्त हो जाता है, मतलब घुलनशील है कि नहीं है, ये पूछा गया है। चीनी भी घुलनशील है, बालू अघुलनशील है, लुप्त नहीं होती। चौक पाउडर भी लुप्त नहीं होता, और लकड़ी का बुरादा भी जो है अघुलनशील है। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी का आपको जी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, वरना आप क्या कर सकते हैं, इधर आप इसको किताब की सहायता से भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है,
पारदर्शी क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है, जैसे कांच, जल, वायु। अपारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है, उदाहरण लकड़ी और गत्ता। पारभासी पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को तो देख सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं, जैसे कागज पर लगा तिल। ठीक है, तिल लगा हुआ कागज, ऐसा लिखना है आपको। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज क्या है? तालिका में बनाना है कि कौन सी चीज जल में डूब सकती है और कौन सी तैरेगी। लकड़ी जल में तैरेगी, ठीक है, जिनमें हवा जो है भर जाती है जिनके छेदों में, तो इस तरह से वो वस्तुएं तैरने लगती हैं। और यदि उन हवा को निकाल कर पानी अपनी जगह ले ले तो वो वस्तु डूबने लगती हैं। और दूसरा सिद्धांत जो है वो है कौन सा? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, यदि अपने वजन के बराबर वस्तु हटा देती है सरफेस से पानी, तो वो तैरने लगती है। जैसे लकड़ी जल में तैरेगी, तांबे का तार जल में डूब जाएगा, चौक का टुकड़ा डूब जाएगा, प्लास्टिक की गेंद तैरेगी, नारियल का तेल तैरेगा, कंचा जो है डूब जाएगा, कागज जो है तैरेगा, स्पंज जो है तैरेगा, कांच का टुकड़ा डूब जाएगा और सिक्का जो है डूब जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर है आपका 15। कहा गया है चैप्टर नंबर 5 पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 हमें पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है? देखो, हम पदार्थ के पृथक्करण की आवश्यकता हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं, जिससे हम उनका अच्छी तरह से पता लगा सकें। ठीक है, कि एक्चुअली में इसमें कोई खराबी तो नहीं है, अशुद्ध तो नहीं है। आप पानी से भरे गिलास में नारियल तेल गिर जाने पर किस प्रकार अलग करेंगे? तो पानी से भरे गिलास में नारियल तेल गिर जाने पर उसे अवसादन प्रक्रम द्वारा अलग किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? चालन विधि का प्रयोग किन पदार्थों के पृथक्करण हेतु किया जाता है? तो चालन विधि का प्रयोग डंडिया या भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रखे रह जाते हैं उनको दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 16। तो मक्खन को कौन सी विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो बच्चों मक्खन, इस विधि को अपकेंद्रण कहते हैं। इस विधि में दूध या दही मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है समुद्री जल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो देखो बच्चों, समुद्री जल से नमक बाष्पन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। जबकि समुद्र को जल के बड़े बड़े गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर बाष्प द्वारा धीरे धीरे भाप में बदल जाता है, उड़ जाता है। कुछ समय बाद पश्चात या ठूस में बदल जाते हैं जो क्रिस्टल होते हैं, जिससे नमक का शोधन किया जाता है। अगला है इस प्रक्रिया को करने के लिए निस्तारण धातु की प्लेट या केतली की सहायता से बाष्पन या संघनन प्रक्रिया का चित्र सहित बताइए। चित्र तो आपको मिल जाएगा 5.13 चित्र है, पेज नंबर आपका 41 हो जाएगा। क्रियाकलाप 7। इस प्रक्रिया को करने के लिए निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करते हैं। इस द्रव को किसी तली में भरकर उसके ढक्कन बंद कर देते हैं और कुछ समय तक की केतली को गर्म करते हैं। इसके बाद भाप केतली की टूटी से बाहर निकलती है, मतलब जो टोटी होती है उसकी जो इस तरह से, ठीक है, तो इससे जो है बाहर निकल जाती है। अगला क्या है देखिए, अगला चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 17 है। निष्पावन विधि का चित्र वैसे समझाइए। तो निष्पावन विधि क्या है? तो किसी मिश्रण के अवयव से अशुद्धि को दूर करने की विधि निष्पावन विधि कहलाती है। ठीक है, अगला है अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधियों को समझाइए। तो बच्चों अवसादन विधि देखो इधर लिखी है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। निस्तारण क्या होती है? अब अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। और निस्यंदन, जब किसी द्रव में अम्लीय ठोस अशुद्धि उपस्थित होती है तो उसे फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक करने की प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। अगला है संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं? तो किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली हो तो प्राप्त विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे गंदे पानी, नर्मदा का मिश्रण, ठीक है, और चॉक पाउडर, जल का मिश्रण आदि। ठीक है, तो इधर आपको गंदा पानी, इधर नर्मदा नहीं लिखना है, सॉरी। ठीक है, तो क्योंकि बच्चों ने भरा है तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो गया है। ठीक है, नाले का पानी लिख देना आप। ठीक है, नाले का मिश्रण। ठीक है, इसको काट ही देना। ओके, कुछ नहीं लिखना है। गंदा पानी, चॉक पाउडर, जल का मिश्रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पेज क्या है देखिए, फिल्टर पेपर से अशुद्धि दूर करने की प्रक्रिया चित्र सहित समझाइए। तो बच्चों इसको आपको बनाना है। तो देखो, फिल्टर एक ऐसा पत्र है जिससे अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप से मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है, जिससे पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते,
तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। इस प्रक्रिया से अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, आपसे कहा था मैंने कि मैं आपको वो पहला वाला जो था, जैसे आपको किस तरह से ढूंढना है, जैसे आप पेज नंबर निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको चित्र नंबर 23 आपसे कहा गया था, और कार्बोहाइड्रेट के पदार्थ, तो इस तरह से आप देखेंगे नीचे मिल जाएगा। चित्र क्रमांक 2.3 और कार्बोहाइड्रेट के कुछ, आप सबसे पहला चित्र है जी, ठीक है, सबसे पहला चित्र। तो इस तरह से आप किताब में खोजकर आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, और कंप्लीट आपको निर्भर नहीं रहना चाहिए वीडियोस पर, आपको खुद अपनी सहायता, खुद किताब की सहायता और खुद अपनी जो है शिक्षक की सहायता से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो आपका यही है कि इससे आप ज्ञान अर्जित करें, ना कि इससे आप नकल करें, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बच्चों, टेक केयर।